हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर कैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोग 10th क्लास को पास आउट करके 11th क्लास में आप सभी लोग एनरोल कर चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग इस चैनल पर क्या करेंगे। तो ये चैनल बनाया गया है एक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ। इस चैनल पर केमिस्ट्री की आपकी सभी टॉपिक्स की आपको लेक्चर्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे। यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे फॉर द देखते हुए जेई मेंस एंड जेई एडवांस और नीट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉपिक को आपको बेसिक से एक एडवांस लेवल तक के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको हर एक चीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है। तो मेरी आपसे यही एक है कि हम एक क्यों ना एक ऐसा फैमिली क्रिएट करें जिससे हमको भी एक अच्छा सा एक मोटिवेशन प्राप्त हो और आपको भी मोटिवेशन प्राप्त। तो मैं आपसे मेरा नाम अभिषेक राठौर। मैं आईआईटी जोधपुर से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आई होप आप सभी को इस चैनल से पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और उतना ही इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं अपने पूरे एफर्ट में हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में आज के अपने कुछ टॉपिक्स को जान लेते हैं कि सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सर, आपकी जब 11th क्लास में जरा जरा आप इनरोल होते हो तो सबसे पहले आपके सामने एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जिसमें हम आप उसको जो मेन जो उसका मोटिव होता है वो आपको बताने के लिए होता है, वो होता है कि हम लोग उसमें जान सकें कि मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही, आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि किसी बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए कुछ ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशंस एक मतलब पूरी केमिस्ट्री इसके ऊपर एक टिकी हुई है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए आके आपने केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आपने समझ ली। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म जो इसके अंदर आएंगी हम लोग पहले वो पढ़ेंगे, और जो हमारे कुछ लॉज होते हैं हम उस चीजों को पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस एंड बहुत सारी चीजें जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी कंपाउंड का हम लोग कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग देखेंगे कि किसी कंपाउंड में किसी चीज का कितना कंपोजिशन है। लेट्स सपोज कि आपका कोई एक कंपाउंड है ए और कोई एक है बी। ठीक है, कंपाउंड ऐसे ही बनेगा ए बी। लाइक आपने इसको कैसे बनाया, ए और बी जब जुड़े होंगे तो ऐसे जाकर ये रिएक्शन रह गई तो ये ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें ए का कितना कंपोजिशन है और बी का कितना कंपोजिशन है, तो हम लोग इसी के बेस पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग पता करेंगे। देन उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर हम बात करें तो ये चीजें, ये तीन चीजें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरा मोल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन्हीं तीन चीजों के ऊपर घूमता है। ठीक है। और देन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो एक आती है वो आता है आपका रिवीजन एंड क्यूएनए। तो जो बच्चे जो कई बारी जो लैग करते हैं वो यहीं पर करती है। ये आपको आप ऐसा समझ लीजिए ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। यहाँ पर कोई आलस, कोई चीज नहीं चलती। ठीक है। और क्यूएनए में हम लोग जो है पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, जितने भी आपके रहेंगे जेई के कुछ भी रहेंगे, जो भी मेंस रहे या फिर एडवांस रहे या फिर नीट के क्वेश्चंस रहे, सभी क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के चलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ में आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक कि हम लोग सर क्या करने वाले। तो आज की क्लास जो रहेगी वो बहुत बेसिक्स रहेगी। शुरुआत में हम हर एक चैप्टर को एक बहुत बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे। धीरे 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 उसको हम फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या होता है। तो चलिए शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, लाइक हमारा होता है मैटर। ठीक है। लाइक हमारे होते हैं मैटर्स। क्या होते हैं सर मैटर्स, ये हम लोग पहले ही क्लास में पिछली कुछ क्लासों में पढ़ के आ चुके होंगे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास और स्पेस, उसको हम लोग मैटर बोल देते हैं। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि मैटर कितने तरह के होते हैं, ये भी हम लोग वैसे पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो सर एक तो होता है सर सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस,
बेसिकली ये 3 होते हैं, ठीक है? अब सर इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो पहली चीज़, सॉलिड के पास में जो होता है, एक डेफिनेट एक डेफिनेट या तो इसके पास में स्पेस होता है और या तो वॉल्यूम होता है, ठीक है? ये 2 चीज़ों की बात हो गई, या तो इसके पास में डेफिनेट स्पेस सॉरी, या तो डेफिनेट शेप होती है, सॉरी, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है? दूसरी बात, ये सॉलिड है, सॉलिड रहेगा तो यहाँ पर नो फ्रीडम नो फ्रीडम फॉर मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट के लिए फ्रीडम इतनी नहीं रहती। लाइक सॉलिड है, आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा जो मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं, एटम्स लाइक बहुत पास पास में होते हैं, तभी तो वो सॉलिड है, ठीक है? वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसके लिए इतना मूवमेंट नहीं रह पाता, ठीक है? अगली चीज, यही चीज अगर लिक्विड में बात करें, यही चीज अगर लिक्विड में बात की जाए, तो लिक्विड का क्या होता है लिक्विड के केस में, कि इसके पास में डेफिनेट शेप नहीं होती, वॉल्यूम इसके पास में डेफिनेट हो जाता है, बट शेप सर नहीं हो पाती, वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है? समझते हैं कैसे? लाइक आपके पास में, लाइक लिक्विड में अगर आप मान लीजिए पानी है, आप, ठीक है? तो पानी का क्या है, पानी को आप गिलास में डालो तो गिलास की कोई शेप ले लो, आप किसी मटके में डाल दो तो वो मटके की शेप ले लो, आपके घर के ऊपर टंकियां लगी रहती होंगी, टंकी में डाल दो, वो टंकी का शेप ले लेगा, तो उसका कोई शेप डेफिनेट नहीं होता, बट वॉल्यूम हाँ। अगर आपके पास में एक 100 ml का ग्लास है, अगर आपने 100 ml उसमें पानी डाला तो वो पानी 100 ml ही रहेगा, समझ रहे हो? तो डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगला, इसके पास में फ्रीडम होती है, फ्रीडम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट इसके पास में होती है, ठीक है? यही अगर बात की जाए गैस के लिए, तो गैस के लिए ना तो नाइदर शेप और नॉर क्या, वॉल्यूम, ना तो इसके पास में कोई डेफिनेट शेप रहती है, ना ही वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि गैस को आप जहां कहीं भी छोड़ दो, वो वैसे ही शेप ले लेती है। अब लाइक आपका कोई रूम है, ठीक है? तो उस रूम में आपने अगर गैस छोड़ दी, लाइक अगर आपके पास में एक कंटेनर है, मान लीजिए ये है, ठीक है? ये मान लीजिए 50 ml का है, ठीक है? तो अगर आपने इसके अंदर मान लीजिए कोई गैस छोड़ी, कोई भी लाइक H2 गैस अगर आपने इसके अंदर डाली, ठीक है? तो अब ये गैस जो है, इसका जो अगर आपको वॉल्यूम बताना पड़ेगा, तो इस गैस का आपको वॉल्यूम बताना होगा 50 ml, इसका वॉल्यूम इतना ही, ठीक है? लाइक जितने भी आपका कंटेनर है, उतने ही एमएल का वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गैस आपकी सिर्फ इतने ही कोने में रह पाएगी या सिर्फ इतने ही कोने में रह पाएगी, नहीं, गैस आपके पूरा ही एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है? ठीक है सर, तो ये थी इतनी चीज। नेक्स्ट बात आते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस पर, कि सर कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती हैं मैटर्स की, ठीक है? तो मैटर के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक एक मैटर, कोई भी मैटर, या तो वो क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है? और या फिर प्योर सब्सटेंस में हो सकता है, ठीक है? मिक्सचर, मिक्सचर यानी जब दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हैं, तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। एक प्योर सब्सटेंस जब कोई चीज मिल नहीं रही, यानी कोई इसके अंदर कोई चीज मिलावट नहीं है, उसे प्योर सब्सटेंस बोल दिया जाता है, ठीक है? तो देखो, मिक्सचर में जो होगा वो दो चीजों में और होती है डिस्ट्रीब्यूट, एक होता है आपका मिक्सचर में होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है? एक होता है होमोजीनियस और एक आता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का क्या मतलब?
सर होमोजीनियस का मतलब ये है, लाइक मिक्सचर है एक, आपका पक्का कि कोई ना कोई, लाइक ए और बी कोई चीज आपकी जोड़ी है, मिली है, और उसने ए बी कोई चीज आपको बना के दिया है, ये आपका मिक्सचर है। ठीक है, ये ए बी जो है ये आपका मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में क्या होगा? अब ये होमोजीनियस कैसे होगा? लाइक आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पानी में चीनी को घोल दिया। ठीक है, अब उस चीनी को जब आपने घोल दिया, क्या अब आप उस पानी में से क्या आप ये बता सकते हैं कि पानी कहाँ पर है और चीनी कहाँ पर? नहीं बता सकते। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, आपने पानी में नमक को घोल दिया, थोड़ी देर चलाया, नमक घुल गया। क्या अब आप उसमें से क्या ये चीज बता सकते हैं कि सर ये नमक है, ये नमक के क्रिस्टल्स हैं और ये वाटर है? नहीं बता सकते। तो ऐसा मिक्सचर्स जो कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए पूरे एक थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि क्या हो जाए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उनको क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट बात आती है हेट्रोजीनियस, जस्ट इसी का अपोजिट, कि आप अभी इस वाले में आप अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, बट आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज को अलग अलग कर पा रहे हो, लाइक वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल कि अगर आपने ए प्लस बी, यहाँ पे अगर ये ए बी बनाया, ये कैसा नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, समझ गए? तो वो हो जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके, लाइक आपने पानी के अंदर सैंड को डाल दिया, यानी रेत को डाल दिया पानी के अंदर, तो वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा? वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना बात आती है आपके फिक्स्ड सॉरी प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस आपके कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस को आप ऐसे मान सकते हो कि किसी चीज वो आपके फिक्स्ड कंपोजिशन में होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड कंपोजिशन, नो मिक्सचर, कोई मिक्सचर इनके अंदर नहीं है। ये भी दो तरीके से होते हैं, लाइक ये या तो आपको मिलते हैं एलिमेंट फॉर्म में, और या तो आपको मिलते हैं कंपाउंड की फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो एलिमेंट फॉर्म में और या तो कंपाउंड की फॉर्म में। एलिमेंट की फॉर्म में आपको कैसे मिलते हैं? एलिमेंट की फॉर्म में ये आपको मिलते हैं, लाइक एग्जांपल आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, और बहुत से एग्जांपल है। गोल्ड सिल्वर, आपका प्योर आयरन है अगर तो आयरन हो जाएगा, Fe, Fe आयरन होता है। ठीक है, अगर वो प्योर है तो वो आ जाएगा, यानी कि वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएंगे आपके ये सब चीजें, कॉपर। ठीक है, अगर वो प्योर है सब एक एलिमेंटल फॉर्म में है, तो वो आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गए। और कुछ होते हैं आपके कंपाउंड्स, कंपाउंड्स लाइक आपके पास में हो गया H2O, अमोनिया। ठीक है, वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद में, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलने के बाद में आपको क्या बनाते हैं? वाटर। और वाटर कैसा है? वो प्योर कंपाउंड, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, अमोनिया गैस है, हैबर्स प्रोसेस से बनती है। ठीक है, और भी इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में, कि इसकी एक पूरी एक स्टोरी है, सब चीज जानेंगे। तो ये कैसे हैं आपकी, ये एक प्योर सारी चीजें हैं, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन, अगर अमोनिया की बात करेंगे तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वाटर की बात की जाएगी तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के। चलिए अब बात करते हैं, चलिए एक इंटरेस्टिंग आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इनके पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं।
आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज। आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती है। लाइक आपको पता है कि H2O वाटर होता है, ठीक है। वाटर किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? एक तो बना हुआ है हाइड्रोजन से मिलकर के, एक बना हुआ है ऑक्सीजन से मिलकर के, ठीक है। अब समझना, ये कैसा होता है? ये होता है गैस फॉर्म। O2 कैसा होता है? गैस। बट वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म। ठीक है, समझना। H2 जो होता है, ये जब हम इसको बर्न करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं, तो ये कैसा साउंड देता है? ये देता है पॉप साउंड। कैसा साउंड? पॉप साउंड। ध्यान रखना, साउंड्स कैसा, बर्न जब करते हैं हाइड्रोजन गैस को तो वो पॉप साउंड देता है। और जब हम O2 को बर्न, O2 का क्या है? O2 तो आपको कंबशन में आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है। लाइक आपको कहीं पे भी माचिस में अगर आग लगानी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की। जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पे आग लग सकती है। तो यानी कि ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोर्ट किसके लिए? कंबशन। सपोर्ट करता है कंबशन को। बट वाटर क्या करता है? ये देखो, ये जब बर्न होता है तो ये पॉप साउंड देता है। O2 कंबशन को सपोर्ट करता है। बट सर वाटर क्या करता है? वाटर तो पानी को बुझाने का काम करता है। क्या करता है वाटर? क्या करता है? ये तो फायर को बुझाने का काम करता है। ये दोनों तो ऐसे क्या कर रहे हैं, तो ये खुद जल रहा है। ये जलने वाले को जो जला रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये क्या काम कर रहा है? ये उसको बुझाने का काम कर रहा है। तो देखिए, हर एक एलिमेंटल की अपने कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। सब खूबसूरती देखिए आप केमिस्ट्री की, कि हर एक एलिमेंट की कंपाउंड से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। समझ गए? ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की। एक आ जाती है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ओ सॉरी, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपकी एक प्रॉपर्टीज है जिनको आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब आप उस किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हो, जब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक आपने उसको देख के पहचान लिया कि सर ये हो सकता है, ओके रेड कलर का है तो आयरन हो सकता है, ठीक है। आप उसको देख के पहचान सकते हो, आप उसको स्मेल करके यानी ऑर्डर उसका पहचान सकते हो, आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहचान सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? मान लीजिए सबसे पहले आपका नंबर क्या आया? लाइक हमने उसका क्या पहचान लिया? लाइक उसका कलर, सर कौन से कलर का है। दूसरा, हमने उसका पहचाना क्या? ऑर्डर, कि सर उसका ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट, सर मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। चौथा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लेना, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पांचवा, हम कभी कभार डेंसिटी से भी पहचान लेते हैं चीजों को, ठीक है। ये सब क्या है? एग्जांपल, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड की, क्या किसी कंपाउंड को कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है। अगला, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से आप कैसे पहचान सकते हो? केमिकल मेथड से आप ऐसे पहचान सकते हो बाय रिएक्शन विद एसिड और बेस। आप एसिड और बेस से आप रिएक्शन करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सर आपका कंपाउंड एसिड है या फिर बेस है क्या, ठीक है। अगला, कम्बश कंबस्टिबिलिटी, कि कौन सा कंपाउंड कितनी जल्दी कंबशन हो रहा है उसका, ठीक है। आप उससे भी पता कर सकते हैं।
थर्ड, उसका कंपोजिशन। ठीक है, किसी कंपाउंड में आप पता करना प्रॉपर्टी, केमिकली अगर आप उसी चीज को डाल रहे हो, केमिकली अगर आप उसी को जान रहे हो, लाइक ए और बी हो गया, ये कंपाउंड बना है। ठीक है, लाइक ए और बी छोड़ो, आप H2O ले लो, आप H2O ले लो। ठीक है, कैसे कंपोजिशन कैसे चलेगा, जब हाइड्रोजन का कितना, 2, और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 का कंपोजिशन, इसका रेशियो कितना है, 2:1 का। समझ रहे हो? तो तब ये क्या हो जाएगा, जब हमको इसका कंपोजिशन रिजल्ट आएगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, कुछ यूनिट्स के बारे में सर डिस्कस कर लेते हैं, कि आपकी कुछ यूनिट्स जो आपके आगे अभी काम आएंगी। ठीक है, कुछ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मास एक आपकी एक यूनिट है। ठीक है, मास, मास को हम लोग लिख लेते हैं लाइक केजी। ठीक है, और इसको एम से डिनोट कर देते हैं, केजी, और एम से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अगली आती है आपकी लेंथ। लेंथ को हम लोग किस किस में लिख सकते हैं, मीटर में लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग उसको किस से डिनोट कर देते हैं, हम इसको एल से डिनोट कर देते हैं। अगला क्या है सर, अगला है आपका टाइम। टाइम को हम लोग सेकंड्स में लिखते हैं, ऐसे करके सेकंड्स। ठीक है, और इसको डिनोट किससे कर देते हैं, SEC। डिनोट किससे कर देते हैं सर, एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, एक और यूनिट होती है आपकी करंट की। करंट को हम लोग कैसे लिखते हैं सर, सर आई, आई से लिखा जाता है करंट। ठीक है, और कैसे करते हैं इसको, एम्पियर में, है ना, ये कुछ चीजें हैं, लेकिन एम्पियर में करंट को नापते हैं, वो सारी चीज होती है। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है एक और हमारा आता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग निकालते हैं किसमें, मोल्स में। डिनोट किससे करते हैं हम इसको एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, एक होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोग निकालते हो किसमें, कैंडला में। इसकी क्या होती है सर, CD से आप लोग निकालते हो। ठीक है, ये कुछ आपकी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और आपकी होती है, एक होती है टेम्परेचर। एक होती है आपकी सर टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो होता है वो निकालते हैं हम लोग केल्विन में, उसको डिनोट किया जाता है के से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, लाइक ऐसे करके यूनिट्स निकालते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ, ये तो एक आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ सारी ही गिवन है। सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, चलिए, लाइक ऐसा कन्वर्जन के तौर पे आपको अगर कभी भी वॉल्यूम का कन्वर्जन आ जाए, लाइक वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम आपका लीटर्स में भी होता है, क्योंकि समझना, वॉल्यूम आपका लीटर में भी होता है, वॉल्यूम आपका ml में भी होता है। ठीक है, वॉल्यूम आपका डेसीमीटर में भी होता है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में भी होता है, वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है। ठीक है, इन सब का एक रिलेशन मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद में आपका कहीं का भी कोई सा भी कभी भी वॉल्यूम में कोई भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो एक इस चीज को सिर्फ आप ध्यान रखना है आप, क्या है सर, सर 1 लीटर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ ml। 1 ml इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, बराबर 10⁻³ -3 मीटर क्यूब, बराबर 10⁻³ 3 सेंटीमीटर।
सर ये आप एक रिलेशन, आप इस चीज को सिर्फ ध्यान कर लीजिए। आपके पास में कोई सा भी अगर आपका वॉल्यूम का कोई भी कन्वर्जन का कभी भी कहीं पे भी आ जाए, आप ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। क्या? 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा इसको ध्यान रखिए। रिमेम्बर, रिमेम्बर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला हम बात करते हैं यूनिट्स में और क्या क्या चीज है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि 10⁻³ ये आपका क्या होता है, इसको बोला जाता है मिली। 10⁻⁻6 इसको बोला जाता है माइक्रो। अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है एम से, इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। 10⁻⁻9 को जो डिनोट किया जाता है, इसको नैनो बोला जाता है। नैनो, नैनो पार्टिकल, जिसके ऊपर आजकल रिसर्च वगैरह चलती है, काफी सारे नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, इसको एन से डिनोट किया जाता है। 10⁻⁻12 इसको बोला जाता है पिकोमीटर्स, पिको। ठीक है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। और 10⁻⁻15 इसको बोला जाता है फेम्टो, इसको एफ से डिनोट किया जाता है। किससे? एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो नॉर्मल थी, जो मुझे लगता था कि ये सॉरी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है। एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि टेम्परेचर। सर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे चलता है, टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? तो देखो, टेम्परेचर हमारे बेसिकली 3 स्केल में होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस में चलता है, एक चलता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में, और एक चलता है आपका डिग्री केल्विन, केल्विन में चलता है। ठीक है। ठीक है। तो देखो, जो डिग्री सेल्सियस वाला होता है वो तो आपको नॉर्मल, जो आपका थर्मामीटर होता है वो आपका डिग्री सेल्सियस में ही आपको पता है। ठीक है, जो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका चलता है। ठीक है। सर ये वाटर का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ओके। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में निकालना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। अगर जितना भी आपको दे रखा हो, लाइक बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका बराबर होता है 273 केल्विन के। पॉइंट्स के बाद का एक हम इतना नहीं कर रहे, क्योंकि उतना अगर आपका, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव से लेकर के। ठीक है। तो उसी के बारे में, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो अगर बात की जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? 273 + 1 कितना हो जाएगा? 274 केल्विन। ठीक है। अगर बात की जाए 10 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन में कितना हो जाएगा? सर 283 केल्विन। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे भी अगर किसी रिएक्शन में अगर आपको बात करें कि सर रूम टेम्परेचर है, तो यानी कि उसका मतलब क्या होएगा? डायरेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 + 25 कितना हो गया? 298 केल्विन। ठीक है। सर ये हो जाता है। बात की जाए सर फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है? फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस से क्या रिलेशन है? तो देखिए, जब आप फ़ारेनहाइट का रिलेशन अगर आपको निकालना है तो उसका एक छोटा-सा होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आपको निकालना है तो 9/5 और डिग्री सेल्सियस से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। समझ रहे हो? 9/5 से आप वो करिए और प्लस में 32 कर दीजिए। ठीक है। तो ये कुछ आपके रिलेशंस थे। समझे? लाइक आपको डिग्री सेल्सियस कुछ गिवन है,
आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 32 कर दीजिए। ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, ठीक है? वेट अ, मान लीजिए आपके पास में ये कोई थर्मोमीटर है, ठीक है? ये डिग्री सेल्सियस का है, ये फ़ारेनहाइट का है और ये केल्विन का है, ठीक है? तो जो आपका यहाँ पर जो आपका अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाएगी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका जा सकता है, ठीक है? तो इसका जो ज़ीरो पॉइंट होता है लाइक अगर ये हम 0 डिग्री सेल्सियस के सॉरी सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर रहे हैं और ये केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये शुरू होता है 32 से, समझ रहे हो? और ये शुरू होता है 273 से और कहाँ तक चला जाता है सर? ये चला जाता है 372, ठीक है? इसका भी कुछ होता है, ठीक है? तो ये बात है इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस 273 और जब इसकी बात रहेगी तो यहाँ पे +32 हो, समझ गए? ठीक है सर। तो चलिए अब हमारी बात आती है कहाँ पर? अब हमारे बात आते हैं कुछ लॉस पर कि सर लॉ क्या होते हैं? तो हमारे बेसिकली जो होते हैं 5 लॉ होते हैं। हमारे बेसिकली 5 लॉ होते हैं, ठीक है? तो जिनके ऊपर ये पूरी कंपाउंड जो आपके बन रहे हैं लाइक आपका ए प्लस बी कोई आपके दो रिएक्टेंट थे, आपका ए बी कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है? ए प्लस बी आपका कोई एक प्रोडक्ट बना, मान लीजिए ये है ए प्लस बी, ये आपका कोई प्रोडक्ट बना ए बी। तो ये लो इसको पढ़ने से पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये वाली चीज कहना चाह रहा है कि इसका जो मास होगा यानी इन दोनों को सम का जो मास होगा इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर हो, मतलब अगर इसका 1 kg है इसका भी 1 kg है, ठीक है? ये कितना हो गया 2 kg। तो इन दोनों के सम के बराबर है इसका ओवरऑल हो, यानी ये भी 2 kg ही है, समझ गए? तो इसका जो कहना था वो यही था, ठीक है? ये जो लॉ दिया था ये दिया था आपका एंटोनियो लेविजर ने लगभग 1700, ये सारे के सारे लॉ 1775 के बाद में और 1810 के अंदर अंदर सारे लॉ बन गए थे। तो ये आपका ये लॉ था कि सम ऑफ masses of the reactant will always be equal to the sum of compounds, ठीक है? ये उसके बराबर होगा जैसे कि मैंने अभी इसको बताया। लाइक अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? हमने लिया H2 प्लस में O2, ठीक है? ये हम बना रहे हैं, चलिए पहले हमने बना लिया H2O, H2O, ठीक है? तो अब इसको जरा देखते हैं बैलेंस करते हैं तो सर ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा और ठीक है और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका अगर मास निकालें तो हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो यानी कि 2, 2 इंटू 2 4, यानी 2 इंटू 2 ये कितना हो गया मान लीजिए 4, इससे कितना हो गया 6 इंटू 32 यानी 16 इंटू 2 यानी कितना हो गया 32। तो 32 प्लस 4 कितना हो गया 36 ग्राम। अब इसका देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है कितने से 1 इंटू 2 और प्लस में 16 यानी कि 2 इंटू 18 ये कितना है 36, ठीक है? तो यही हम चीज कह रहे थे कि सम ऑफ जो आपके रिएक्टेंट्स का होगा वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो अब हम इसको सेंटेंस पे पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जो भी आपका मैटर क्या होता है मैटर वही जो आपका स्पेस ले उसका कुछ मास हो,
तो ये मास को ना तो कभी आप बना सकते हो, ना कभी आप नष्ट कर सकते हो। हालांकि ये लॉ सब के सब एक पुराने बेस पर चल रहे हैं। आज की साइंस थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी मोड पे बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल ऐसा नहीं होता, बट फिर भी ये लॉ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट अगला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ का क्या कहना था? ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इस लॉ में क्या था? इस लॉ सेंटेंस को पढ़ने से पहले, स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये लॉ था क्या। तो इस लॉ में ये कहा गया था कि आप किसी भी कंपाउंड को आप चाहे सिंथेटिकली आप उसको अगर प्रिपेयर कीजिए, या फिर आप उसको जो नेचुरली वो बन रहा है आप उसको उठा लीजिए, उनका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो लिया गया था, चलो लिए गए इस वाले से पहले बात करते हैं। लाइक आप पानी ले लीजिए साहब। आप पानी अगर आप चाहे घर का ले लीजिए, आप चाहे किसी समुद्र का ले लीजिए, आप चाहे किसी कहीं का भी ले लीजिए, पानी टैप वाटर कहीं से भी, तो उसके अंदर वाटर का जो कंपोजिशन रहेगा H2O का, वो क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। लाइक हाइड्रोजन आपके दो, ऑक्सीजन आपका एक। पानी तो तभी मिलके बना हुआ है ना। तो ये स्टेटमेंट था क्या? आपका जोसेफ प्राउस्ट का। ये नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? जोसेफ जोसेफ फ्राउस्ट, ठीक है? इन्होंने ये सेंटेंस दिया, वो स्टेटमेंट दिया कि आपका हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आपका कोई भी कंपाउंड जो होगा वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, चाहे आप वो कहीं से भी ले लीजिए। कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, ओके सर। तो ये इनका लॉ था। अगली बात आती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है सर? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपके मान लीजिए आ, आपने कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा, ठीक है? एक जगह तो आपको मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक जगह पर आपने जोड़ा कार्बन और ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझना कि एक जगह पे तो आपने जोड़ा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक जगह पर आप जोड़ रहे हैं कार्बन प्लस O2, वो बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनका क्या कहना, आप जरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद तो फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और वो फॉर्म करेंगे मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है? द मास ऑफ वन एलिमेंट, अब देखिए दो कंपाउंड यहाँ पे जोड़े और आपको अलग अलग प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है? द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल रेशियो। यानी कि बात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का मास आपका कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। ठीक है, और इसका कितना होगा? 12 + 16 कितना हो जाएगा? 12 + 16 यानी कि 28। 28 ग्राम बराबर है। अगले इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा सर 12, ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, ये 32 ग्राम। इसमें कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32, ये कितना आ गया? ये आ गया कितना? दो दो चार, 44। 44 ग्राम हो गया। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, सर एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो गए, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, द मास ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट की बात हो रही है, द मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, ये जो मास ऑफ द एलिमेंट है कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, ये कार्बन आपके क्या है? ये आपके हैं फिक्स्ड मास।
ठीक है, ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये कैसे रेशियो में होंगे? एक स्मॉल होल नंबर, यानी कि अगर आप इनका रेशियो निकालोगे, निकाल के देखते हैं चलिए, 16/32, यानी 1/2, यानी 1:2। ये आपके कैसे रेशियो में होंगे? ये स्मॉल होल रेशियो में होंगे। ठीक है, तो अब स्मॉल होल रेशियो का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग जा पाएंगे कहाँ तक? 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। इतना जाएगा नहीं, बट 1:4 यहाँ तक। अगर आपका बहुत ज्यादा जाने लग रहा, 1:8 पहुंच गए, तो वो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ है क्या, एक स्मॉल होल नंबर। ठीक है, समझो फिर से कि इफ टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो और दो या दो मतलब मोर देन टू प्रोडक्ट्स फॉर्म करें, ठीक है, उनका जो फिक्स्ड मास होगा, जिन देखो कंबाइन विद द फिक्स्ड मास द अदर एलिमेंट, जो ये फिक्स्ड मास होगा द अदर एलिमेंट जो है, उनका जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल होल रेशियो होगा। ठीक है सर, ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके। अगला आता है अपना क्या, गे लुसेक लॉ। ठीक है, तो गे लुसेक लॉ को स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसने कहा क्या था। तो गे लुसेक लॉ जो था, ये चल रहा था स्पेशली ऑन किसके ऊपर? गैसियस के ऊपर। किसके ऊपर? गैसियस के ऊपर। जितने भी आपके मैटर थे वो कैसे थे? गैसेस के ऊपर। अगला, जब गैस की बात होती है तो गैस में हमेशा आपकी बात की जाती है वॉल्यूम्स की। हमेशा बात की जाती है वॉल्यूम्स की, क्योंकि गैस का हमेशा वॉल्यूम देखा है। ठीक है, अगला, ये चला था आपका एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि इसने बात की थी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बोला गया था, इसने ये वाली चीज बोली थी गे ल्यूसेक लॉ ने कि जब भी आपकी दो गैसेस, जब भी आपकी दो गैसेस लाइक कार्बन प्लस O2, जब भी आपकी दो गैसेस फॉर्म होंगी, ठीक है, अब इसका अगर मैं बात करूं, लाइक इसका अगर V ml है, इसका अगर वॉल्यूम V ml है, ठीक है, इसका वन वन है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वन है, इसका V1 है, क्या ये बैलेंस्ड है? जी हाँ, बैलेंस है। देखो, वन वन वन, यहाँ पे ऑप्शन दो, यहाँ पे कार्बन है, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगला इसमें क्या है, जब हम इसमें VML, और यहाँ पर भी इसका कितना हो जाएगा? VML, और इसका कितना होगा? इसका 1 मोल, इसका ये 1 मोल, VML दे रहा है, VML दे रहा है, तो ये भी कितना देगा आपको? ये भी आपको VML ही देगा। समझ गए कि नहीं समझे? देखो फिर से देखो, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपके पास में अगर बात की जाए, अगर सी कंबशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, CH4 है, मीथेन प्लस, अगर आपने इसको O2, कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है आपने उसको, लाइक आपने उसको जलाया है, कंबस्ट किया है। ठीक है, तो जब भी आप कंबशन रिएक्शन लगाते हैं, तो वो हमेशा उसमें एक तो CO2 बाहर निकलता है, और प्लस वाटर बाहर निकलता है। एक CO2 निकलता है और एक वाटर निकलता है। सर इसको बैलेंस कैसे किया? मैं आपको एक जुगाड़ देता हूँ। क्या देता हूँ? जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ क्या है सर? हमेशा कोई भी कंबशन रिएक्शन, इसको एक अलग पेज पे यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। कंबशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कि कंबशन रिएक्शन को जब बैलेंस करा, तो कैसे बैलेंस किया जाए? आपके पास में कोई भी है, लाइक मीथेन है और O2 है, आपको पता है कि इसमें बनेगा क्या सर? CO2 और प्लस में वाटर, जब भी आप कभी किसी को कंबस्ट करते हो। तो देखो, जितने आपके कार्बन है, जितने आपके कार्बन है,
उतने आप CO2 बना दीजिए। लाइक यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। यहाँ पे CO2 कितने बनेंगे? 1। और जितने आपके हाइड्रोजन है उसका आधा कर। आपके हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? आपके हाइड्रोजन है 4। इसका आधा कर दो, यानी 2। तो यहाँ पे 2 आप वाटर लगा दीजिए बस। कार्बन जितने हैं उतने CO2, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा कर दो, उतना वाटर छोड़ दो। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए। देखिए, खाली ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितने हैं? कितने हो गए? 2। और यहाँ कितने हैं? 2, यानी 4। यहाँ पहले से कितने हैं? 2। तो यहाँ पे आप 2 अब लिख दीजिए। ये आपकी बैलेंस है। ठीक है, इस वन को आप लिखना है, मत लेके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस है। लाइक एक और देखते हैं। C2H6 प्लस O2 गिव्स कितना देगा? आप बताइए। क्या बताया? 2 कार्बन है तो कितने आपको CO2 मिलेंगे? 2 CO2 मिलेंगे। और जितने आपके हाइड्रोजन है उसका आधा, यानी 6 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। 3H2 लगा दीजिए, बचे O2। O2 को आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। कितने हैं यहाँ पे? 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 3 और 4 7। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ मत करो, 7/2 लिख दो। क्यों? क्योंकि 7/2 मल्टीप्लाई में जब 2 से होगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 7 ही तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7/2। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कंबस्टन रिएक्शन को। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं अपने उस पे। ये आपका जुगाड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप 2 लिख दीजिए। अब मुझे आपको बताइए, अगर इसका VML होगा, हमेशा ध्यान रखना ये चलेगी सिर्फ गैसियस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना। लाइक मीथेन है, मीथेन क्या होती है? गैस। O2 क्या होती है? गैस। CO2 क्या होती है? गैस। वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो इसको तो साहब लेना ही नहीं है। इसको तो हाथ जोड़ लो, इसको तो साहब लेना ही नहीं है। इसको तो लेना ही नहीं है। बात की जाएगी सिर्फ इसकी। इसका 1 मोल यानी VML। ठीक है, इसका कितना देगा? 2, यानी 2V, यानी 2VML। ठीक है, और इसका कितना है? 1, यानी कि ये 1 1 ही देगा। समझ गए? ये 1 1 ही देगा, यानी इसका भी VML। ठीक है, जो रिएक्शन में रिक्वायर्ड। समझे मेरी बात को? ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट को। When gases are combined or produced in a chemical reaction, they do so in a simpler ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। यानी कि गैसेस जब भी कंबाइंड हो रही है, वो प्रोड्यूस एक केमिकल रिएक्शन में, वो आपके सिंपलेस्ट होल रेशियो में होंगी। देखिए ये कैसे है? 1:2। समझ रहे हो? ये आपके उस रेशियो में चलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस लॉ का मीनिंग क्या था। चलिए, अभी करेंगे इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। वो आपको नेक्स्ट एक वीडियो आएगी, उसमें आप इन सभी लॉस के बारे में, अभी सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, देन इसका इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। चलिए, अगला है अपना एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ क्या था? एवोगैड्रो लॉ में ये था साहब कि आपका लाइक कंटेनर है कोई, आपने उस कंटेनर में अगर Cl2 लाइक क्लोरीन गैस अगर आपने इसके अंदर डाली है, लाइक क्लोरीन गैस अगर आपने इसके अंदर डाली है, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा, वो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि किसी कंटेनर में आप अगर गैस डाल दोगे तो वो गैस का वॉल्यूम कितना माना जाएगा? V वॉल्यूम माना। जितने आपका अगर जितने उसका वॉल्यूम था, लाइक वो 50 उसका था ml का। ठीक है, तो उस गैस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 ml ही माना जाएगा।
तो ये बात करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वीएम। ठीक है, इसी सेम कंटेनर में, इसी सेम लाइक एक दूसरे कंटेनर में, लाइक ये कंटेनर आपका वन था, इसी के अगला एक और जो कंटेनर है, लाइक आपने एक कंटेनर और लिया, ये कंटेनर टू है, और ये है कैसा, ये सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और आपने इसके अंदर लाइक कोई सी दूसरी गैस ले ली, लाइक आपने H2 गैस ले ली। ठीक है, तो इसका भी ml कितना होगा, वी एम एल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइक मान लीजिए इसके n मॉलिक्यूल्स, तो इसके भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी कितने ही होंगे, वो भी n मॉलिक्यूल्स ही होंगे। समझे, भले ही वो कोई सी भी गैस हो, आपने मान लो हाइड्रोजन न डाल के एक और कंटेनर ले लिया मान लो, ठीक है, सेम कंटेनर है एकदम सेम। ठीक है, इसका भी वी ई एम एल है, आपने अब इसके अंदर डाल दी H2S गैस। ठीक है, इसमें भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे, इसमें भी n ही मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये था कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो भी आप वॉल्यूम है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। आप एक चीज क्या मान सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है किसका, वॉल्यूम के। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब यहाँ पे देखते हैं, और सेम टेम्परेचर, हाँ, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर, जो भी जिस एटमॉस्फेयर, यानी सब कुछ मैंने बताया ना, सब कुछ सेम। आपने कुछ नहीं किया, कोई आपने कोई ना टेम्परेचर चेंज किया, ना आपने कोई प्रेशर चेंज किया, सब चीज वही है, तब की बात है। यानी कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज थी, ये आपका एवोगैड्रो लॉ। अब बात कर लेते हैं एक और लॉ की, जो कि लॉ हालांकि अपने एनसीईआरटी में आपके गिवन नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम न्यूमेरिकल्स इसके बेस के ऊपर भी करेंगे। अब देखते हैं ये क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, लाइक उसको बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि जब दो एलिमेंट्स आपके कंबाइंड हो और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, तो जो आपका फिक्स्ड मास के अलावा जो दूसरा एलिमेंट होगा, उनका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में होगा। ठीक है, फिर से सुनते हैं, जब आपके दो एलिमेंट, जब आपके दो एलिमेंट कंबाइन होने के बाद में दो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, जब आपके दो एलिमेंट कंबाइन होने के बाद में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दें, उसके जो फिक्स्ड मास होगा, जो फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट होगा, उसके जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा लाइक ऑक्सीजन, उनका जो आप रेशियो निकालोगे वो सिंपलेस्ट होल रेशियो में होगा। ठीक है, यानी कि इसमें बात किससे की जाएगी, जब आपके पास में दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात की जाएगी जब आपके पास में लाइक, बात करते हैं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले समझते हैं कि लाइक आपके पास में लाइक एक बेहतरीन एग्जांपल है कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा तो इसने बनाया आपका CO, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा, इसने बनाया SO2। ठीक है, और कार्बन जब सल्फर से जुड़ा, इसने बनाया CH2। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब बढ़ के देखते हैं स्टेटमेंट को, अब समझ लो।
कि इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब दो डिफरेंट एलिमेंट, आप समझ रहे मेरी बात, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, राइट। अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आएगा, थर्ड एलिमेंट कौन है, ये रहा, ठीक है, सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, समझना, ये दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, ठीक है, और सेम वेट, यानी कि अब समझना, यहाँ पे कार्बन का कितना मास, 12, यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन का मास कितना होता है, 12, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32, ठीक है, और कुछ है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। तो कार्बन हो गया आपका 12, ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 16 दूनी 32, तो 32 कितना हो गया, 3 और 1 4, यानी 44, ठीक है। सल्फर का यहाँ पे कितना हो गया, 32, और O2 का भी कितना हो गया, 32, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, 64, ठीक है। तो यही पे ये वाली चीज बोल रहा है कि जब आपके दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद में सेपरेटली जब कंबाइन होंगे थर्ड एलिमेंट से जिसका वेट सेम होगा, देखो ये कंबाइन हुआ आपको CO2 मिला, ये कंबाइन हुआ इसको SO2 मिला, बट जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास कैसा है, सेम, उसका मास कैसा है, सेम, ठीक है, ये इस लाइन सेंटेंस का ही, ठीक है, आई होप समझ गए। द रेशियो ऑफ द masses, the ratio of the masses which they do so either the same or simple multiple of the mass ratio which they combine, यानी कि masses of the ratio, यानी कि अब जब आप इनका रेशियो जो अदर जो एलिमेंट्स हैं इनके रेशियो ऑफ द masses of which they do either same or simpler multiple of the ratio of the which they combine, यानी कि जब ये दो आपके जो कंबाइन हो रहे होंगे, इन दो का जो रेशियो होगा, लाइक यहाँ पे कार्बन का कितना हो गया, 12 प्लस में 32 और 32 64, ठीक है, ये हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 12:64, ठीक है। और इनका जो रेशियो है जो अलग है, लाइक 12 और 32, ये किसका है, C&H का, ठीक है, जो अपने डिफरेंट से बने थे, ठीक है। एक अपने हैं जो अपने सिर्फ कार्बन एंड CH2 वाले हैं, कौन से वाले हैं, CH2 वाले जो हैं, इनका रेशियो क्या है, 12:64, जब आप इनका रेशियो निकालेंगे वो एक सिंपलर मल्टीपल में ही आपको मिलेंगे, यानी कि वो भी एक सिंपल रेशियो में ही आपको मिलेंगे। देखते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, लाइक 4 से कर देते हैं, तो 4 सी जा 12, और ये कितना हो जाएगा, 4 जा 4 और 6, ठीक है, 3:16 हो गया। ऐसे ही ये कितना हो गया, 4 सी जा 12 और 4:2 कितना हो गया ये, 4 8, ठीक है। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो ये भी एक आपको सिंपलेस्ट होल रेशियो में ही आपको मिलेंगे। अब निकाल के देखते हैं सर, 3/8 बाय 3/60, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3/8 मल्टीप्लाई में 16/3 कितना आया, 2:1 आ गया। ये एक आपका ये लॉ था। तो बेसिकली डिफरेंस क्या था इन दो रेशियो में, वो यही था कि लॉ ऑफ मल्टीपल में आपको दो एलिमेंट्स दिखते हैं, इसमें आपको तीन एलिमेंट्स दिख, ठीक है। सो आज के लिए आपका इतना ही था, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई बिकॉज क्योंकि आज मेरे को ये था कि आज आपको थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है वो आपको थोड़ा सा निपटा दूं, और जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों में जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स के जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश हो, मैं आपको वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आई होप आज का आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कुछ लोगों को अगर किसी भी चीज में आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत है तो मैंने आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है, तो आप मुझे किसी भी समय पे मेल करिए, और
या फिर आप कमेंट्स में आपको जो भी क्लास से कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की किसी भी तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सो थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया।